हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारी टर्म्स को समझा था, जैसे कि काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स, रेफरेंस पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमें पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब वेलोसिटी एंड स्पीड ऑलरेडी आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम रिपीट कर लेंगे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करना क्यों ज़रूरी वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, बट हाउ फास्ट इज द पोजीशन चेंजिंग विथ टाइम एंड इन व्हाट डायरेक्शन। ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कितनी फास्ट चेंज हो रही है वो हमें डिस्प्लेसमेंट से पता चलेगा नहीं, उसके लिए एक अलग फिजिकल क्वांटिटी बतानी पड़ेगी। टू डिस्क्राइब दिस वी डिफाइन द क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है वो भी अच्छे से समझ लेना यहाँ पे। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी is defined as the change in position or displacement divided by the time interval delta t in which the displacement occurs. ओके, तो आप इसमें से जो सिमिलर वर्ड है उसको निकाल के भी याद रख सकते हो। अगर शॉर्ट में याद रखना है तो आपको इतना याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज displacement delta x divided by the time interval delta t in which the displacement occurs. ओके, तो एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसी डेफिनेशन के हेल्प से हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट करने वाले हैं वी बार से। ठीक है, कैसे, देखो एवरेज वेलोसिटी को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी लेटर से तो आप ट्रायंगुलर ब्रैकेट में वी लिख सकते हो, या तो वी बार लिख सकते हो, या तो वी मीन लिख दो, या तो वी एवरेज लिख दो, चलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं वेलोसिटी को मैथमेटिकली। कैसे, समझो। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सपोज x2 है वो फाइनल है और x1 है वो इनिशियल, तो नीचे टाइम t2 है वो फाइनल टाइम है और t1 टाइम है वो इनिशियल टाइम है। तो v बार इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा t। v बार बनेगा डेल्टा x बाई डेल्टा t। डेल्टा का मतलब रहेगा डिफरेंस, तो ऊपर है वो डिफरेंस इन पोजीशन, नीचे है वो डिफरेंस इन टाइम। तो यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा, तो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। सीजीएस में अगर देखना चाहो तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, या इसी को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हो गई वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन पोजीशन पे, और चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, समझो। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय आप लिख सकते हो टाइम ड्यूरेशन। ओके, सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो एक सैंपल यहाँ पे बना देते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए।
तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी क्या है। और उसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका भी मीनिंग आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ टाइम, ओके। एक्स एक्सिस पे मैं जो क्वांटिटी ले रहा हूँ वो क्या है, टाइम। और जो वाई एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लेने वाला हूँ वो है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे पोजीशन है और चेंज इन पोजीशन को मैं बोलने वाला हूँ डिस्प्लेसमेंट। मुझे ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है, समझो। सपोज क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे। सपोज हम कार लेके जा रहे हैं, समझना। तो हमने कार को एक्सेलरेट किया, ठीक है ना। अब एक्सेलरेट किया तब क्या हुआ कि स्टार्टिंग में स्पीड कम थी तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा था। मतलब इनिशियली समझो कि अगर मैं 5 सेकेंड का मैं गैप लूँ तो फर्स्ट 5 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, नेक्स्ट 5 सेकेंड में हो सकता है कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो, क्योंकि कार है वो एक्सेलरेट हो रही थी तो स्पीड बढ़ रही थी। स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा ट्रैवल करेगा। थर्ड 5 सेकेंड का मैंने टाइम लिया तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ। तो अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो ग्राफ कुछ इस तरह आपको मिलेगा कि अगर मैं 5 सेकेंड्स के गैप ले लूँ तो फर्स्ट 5 सेकेंड में देखो इतना ही पोजीशन में चेंज आया है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में चेंज इन पोजीशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 5 सेकेंड है उसमें पोजीशन में चेंज बड़ा आ रहा है। क्लियर? तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो मुझे हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग मिल सकती है। कैसे, समझो। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ P एंड Q, समझो। 2 पॉइंट ले लेता हूँ, एक को मैं नाम देता हूँ Q1 और एक को नाम देता हूँ Q2। तो यहाँ पे जो टाइम मिला वो चेंज इन टाइम है डेल्टा टी, और इस तरफ अगर मैं प्रोजेक्शन निकालूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो इतना सा जो मिल रहा है वो क्या है, चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट पॉइंट Q आपको क्या मिलेगा, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बट अगर मैं वही सेम टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे ले लूँ, समझो टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही है, बट मैंने यहाँ पे लिया तो मैं जैसे ही यहाँ पे गया तो मुझे इनिशियल पोजीशन ये मिली, समझो x1, और ये टाइम है t1, यहाँ पे टाइम है t2। ये टाइम ड्यूरेशन भी डेल्टा t है। और ये x2, तो ये पूरा क्या हो गया, डेल्टा x। सपोज ये दोनों पॉइंट के नाम थे p1 एंड p2। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी वो मुझे भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मिलेगी, बट यहाँ का जो डेल्टा एक्स है मतलब चेंज इन पोजीशन वो ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब Q पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट है और P पोजीशन के लिए वेलोसिटी डिफरेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 टाइप की वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एक वेलोसिटी को हम नाम देने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में हम टाइम ड्यूरेशन बड़ा लेने वाले हैं, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसमें टाइम ड्यूरेशन है वो जितना हो सके उतना छोटा लेने वाले हैं। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो। आप वापी में हो और आप कार लेके पहुँचे सूरत। मान लेते हैं कि डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, और वापी से सूरत पहुंचने के लिए आपको टाइम लग रहा है, मान लेते हैं
2.5 आवर। टोटल टाइम कितना लगा? 2.5 आवर। ये था डिस्टेंस। अब आपको बोला जाए स्पीड कितनी, तो आप क्या करोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप बोलोगे 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ कि आपको 1 आवर में आप डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 40 किलोमीटर। दूसरा एक 1 आवर हुआ, उसमें ट्रैवल किया 40 किलोमीटर, और ये 0.5 आवर में आपने आधा डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर। टोटल हो गया 100 किलोमीटर, और यहाँ पे टोटल टाइम हो गया 2.5 आवर। क्लियर? अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर पूरे रास्ते में रही होगी। जहाँ पे आपको हाईवे मिला और हाईवे में भी ट्रैफिक कम मिला, तो वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा रही होगी। सपोज़ वापी के आसपास कहीं पे आपकी स्पीड कम रही होगी क्योंकि ट्रैफिक था। कहीं पे टोल टैक्स आया तो आपकी स्पीड कम हुई उतने पाथ के लिए। फिर ग्रीन सिग्नल मिल गया आपको, रास्ता क्लियर था, आपकी स्पीड ज़्यादा रही। तो हर एक टाइम पे, हर एक छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशंस ले लो, आपको अपनी स्पीड अलग अलग नज़र आएगी। तो अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूँ तो वो मेरी स्पीड है, बट एवरेज स्पीड है। अगर मैं इतना छोटा सा टाइम ड्यूरेशन ले लूँ और उतने छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं डिस्टेंस की बात करूँ, तो वो बन जाएगा मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उसी टाइम का स्पीड। ठीक है ना? तो एवरेज मैंने निकाला 40, बट हो सकता है कि यहाँ पे मेरी स्पीड थी 80, हो सकता है इतने छोटे टाइम ड्यूरेशन के पास मेरी स्पीड हो गई थी 10। ये वेरिएबल स्पीड हो सकती है। ठीक है? तो ये चीज़ तो क्लियर है कि एवरेज स्पीड है वो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देगा कि टोटल डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ। ठीक है ना? उससे ये नहीं पता चलेगा कि हर एक छोटी छोटी पोजीशन पे स्पीड क्या थी। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सपोज़ यही ग्राफ है और आपको 2 पॉइंट दिए जाए कि चलो यहाँ से ग्राफ ऐसे आगे बढ़ रहा है और आप 2 पॉइंट हैं, सपोज़ ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं P1 और ये पॉइंट का नाम ले लेते हैं P2। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप P1 एंड P2 से नीचे की ओर टाइम दोगे, तो यहाँ पे टाइम लेने वाले हो आप T1 एंड T2। और पोजीशन की बात करो तो यहाँ पे आप पोजीशन लेने वाले हो x1 एंड x2। अब v बार इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस x1 अपॉन चेंज इन टाइम मतलब t2 माइनस t1। उसी की हेल्प से ये निकाल लो, तो ये आपको जो मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन P1 एंड पोजीशन P2। क्लियर? यहाँ पे अलग अलग वैल्यू होगी, उस हिसाब से आप फॉर्मूला में रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स की। सपोज़ अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है, ओके, पॉजिटिव, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? समझो, ये सपोज मैंने ले लिया पोजीशन, ये ले लिया टाइम, आपको ग्राफ मिलेगा वो ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो भी इंक्रीजिंग, क्योंकि जब आप कोई 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो T2 माइनस T1 पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि T2 इज़ ग्रेटर देन T1। सेम वे यहाँ की पोजीशन x1 और यहाँ की पोजीशन x2, तो यहाँ पे x2 इज़ ग्रेटर देन x1, समझो। तो डेल्टा x आपको यहाँ पे मिलने वाला है पॉजिटिव, टाइम तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, तो डेल्टा t भी आपको मिलने वाला है पॉजिटिव, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी आपको मिलेगी पॉजिटिव। और वो कैसे मिलेगी? x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दो। क्लियर? ये पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। अभी बात करते हैं
अभी बात करते हैं नेगेटिव बट कांस्टेंट वेलोसिटी की। नेगेटिव बट कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है वो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से ही क्यों यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी जो पढ़ रहे हो वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अभी तक हमने मोशन इन प्लेन नहीं पढ़ा है, अदरवाइज आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स आप सीख लो, उसके बाद हम अलग अलग डायरेक्शन से भी दिखाना स्टार्ट करेंगे, जैसे एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है ना। आज हमें पढ़ना है सिर्फ वेलोसिटी, और वो भी किसके लिए, इन स्ट्रेट लाइन के लिए। तो स्ट्रेट लाइन में आप या तो आगे जाते हो या तो पीछे जाते हो। मतलब क्या है कि सपोज ये ओरिजिन, आपने अपने घर को ओरिजिन सिलेक्ट कर लिया, सपोज होम, और यहाँ पे आपकी स्कूल का रास्ता है, और घर से लेके स्कूल तरफ की डायरेक्शन को आपने बोल दिया पॉजिटिव। आप घर से निकले, ओके, और गलती से आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपकी जो वेलोसिटी बन जाएगी वो नेगेटिव बन जाएगी, क्योंकि आप जो पॉजिटिव डायरेक्शन आपने सिलेक्ट की थी उससे ऑपोजिट जा रहे हो। ठीक है, स्कूल से दूर भाग रहे हो, मतलब ये जो आपकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव वेलोसिटी है। हाँ, यहाँ से आगे बढ़ जाओ तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो एरो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि आपने जो रास्ता, जिस रास्ते को आप बोल रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन, उससे आप ऑपोजिट जा रहे हो, बस, और कुछ नहीं। तो ये हो गई पोजीशन, ये हो गया टाइम, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। अब देखो यहाँ पे आप चेक करोगे, किसी भी दो पॉइंट को कंसीडर करो। सपोज मैंने यहाँ पे टाइम लिया, और यहाँ पे ये ज़ीरो से, ये इनिशियल टाइम है t1, ये इनिशियल फाइनल टाइम है t2। तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन x1, और ये हो गई फाइनल पोजीशन x2। ठीक है ना। तो अभी आप डेल्टा x करोगे x2 माइनस x1, और वो आपको मिलेगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि x2 की जो वैल्यू है वो लेस देन x1 है, और जब आप डेल्टा t लोगे t2 माइनस t1 तो टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। ठीक है ना। तो टाइम ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसलिए फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करोगे तो वो आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है, मतलब डेल्टा टी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी मिलने वाली है वो आपको कैसी मिलेगी, नेगेटिव। मतलब नेगेटिव एवरेज वेलोसिटी है, तो आपको ग्राफ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, ठीक है, कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, तो पोजीशन टू टाइम ग्राफ। अब रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं टाइम में कितना भी चेंज करा दूँ, उसकी पोजीशन एक ही है, तो आप बोलोगे कि वो बॉडी रेस्ट में है। मतलब कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। समझो, मैं कोई भी दो पोजीशन ले लूँ तो मुझे टाइम डिफरेंट मिलेगा, t1 t2। बट t1 टाइम पे अगर मैं पोजीशन निकालूँ x1, और t2 टाइम पे मैं पोजीशन निकालूँ x2, तो वो मुझे एक ही मिल रहा है। अब मैं डेल्टा x करने जाऊँ
तो x2 माइनस x1, अब दोनों है तो एक ही पोजीशन, तो सब्ट्रैक्शन हो गया 0, इसीलिए आपको वेलोसिटी मिलती है 0। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा, अगर आपने एक्सिस ऑफ टाइम एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया है तो। चलो यहाँ तक क्लियर है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है पॉजिटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ये है नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, और ये है बॉडी एट रेस्ट के लिए। अभी बात करते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है, अभी बात करेंगे एवरेज स्पीड के लिए। तो यहाँ पे लिखा है देखो, एवरेज वेलोसिटी एज डिफाइंड अबव इन्वॉल्व्स only the displacement of the object. We have seen earlier that the magnitude of displacement may be different from the rate of motion over the actual path. तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, सॉरी, ओके। फ्रॉम द रेट ऑफ मोशन ओवर द एक्चुअल पाथ वी इंट्रोड्यूस अनदर क्वांटिटी कॉल्ड एवरेज स्पीड, ठीक है ना। मतलब क्या है कि हमें वेलोसिटी से सिर्फ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पता चलती थी, बट एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी कवर हुई है वो नहीं पता चलता था। तो हमने एक नई क्वांटिटी बनाई जिसका नाम दिया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, यहाँ पे डेफिनेशन है, द एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन हैज़ टेकन प्लेस, ठीक है। तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। एक चीज़ और याद रखनी है कि एवरेज स्पीड है वो अलग अलग स्पीड की एवरेज नहीं है, समझना। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तो आपको पता चले, ठीक है। तो एक कहीं पे गलती हो जाए ऐसा कोई चांस ना बने, ठीक है। सपोज ये टोटल पाथ लेंथ है, अब टोटल पाथ लेंथ है वो 30 मीटर है, ये है 5 मीटर, ओके, इधर है 5 मीटर और इधर है 10 मीटर। यहाँ पे स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ी वैल्यू छोटी ले लेते, चलो यहाँ पे स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये नाम देते हैं डिस्टेंस D1, डिस्टेंस D2, यहाँ पे डिस्टेंस D3, ये है स्पीड V1, यहाँ पे स्पीड है V2। चलो V2 स्पीड क्या बनेगी, तो वो हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो स्पीड है V3 वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। और टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर। अब अगर मैं निकालूँ V एवरेज इक्वल टू तीनों स्पीड है उसकी एवरेज, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाई 3, तो वो मुझे मिलेगा 2 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाई 3, मतलब क्या मिलेगा 17 डिवाइड बाई 3। अब अगर आप 17 डिवाइड बाई 3 करो तो आपको आंसर मिलेगा 5.66, तो आपको V एवरेज मिल गई 5.66 मीटर पर सेकेंड। बट ये कैलकुलेशन आपका हो जाएगा गलत, कैसे समझो। अब मैं फाइंड करता हूँ फिर से V एवरेज, जो हमारा फॉर्मूला है उससे, क्या है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ मतलब D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय तीनों के लिए अलग अलग मैं टाइम लूँ तो T1 प्लस T2 प्लस T3,
T1 प्लस T2 प्लस T3। अब सोचो कि टाइम मुझे कैसे मिल सकता है। चलो D1 D2 D3 तो मैं फाइंड कर लूँगा अपने हिसाब से। अब मुझे टाइम कैसे मिलेगा, तो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा सा अंडा दिख रहा है वहाँ पे आप हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो T1 इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन वी कैन से दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब D1 अपॉन V1। चलो D1 कितना है यहाँ पे डिस्टेंस देखो, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है 5 और वेलोसिटी है 2। तो ये 5 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 2.5 मीटर पर 2.5 सेकेंड। ओके, वैसे ही मैं अगर T2 निकालूं तो T2 है वो डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी करूँ तो 10 डिवाइड बाई 10। तो ये 10 डिवाइड बाई 10 मतलब क्या मिला मुझे, 1 सेकेंड। और मैं T3 निकालूँ तो T3 मुझे मिलेगा 5 डिवाइड बाई 5, तो वो भी 1 सेकेंड। अब ये जो तीनों आंसर हमें मिले हैं T1 T2 एंड T3, ये एक्चुअल फॉर्मूला में डाल दो। तो D1 प्लस D2 प्लस D3 मतलब 5 प्लस 10 प्लस 5, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम मतलब 2.5 प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो गया 20 डिवाइड बाई 4.5। अब अगर आप 20 डिवाइड बाई 4.5 करो तो आपको मिलेगा 4.44 मीटर पर सेकेंड। ये आपको एवरेज स्पीड मिली। अब सोचो अगर हमने तीनों स्पीड की डायरेक्ट एवरेज निकाली होती तो क्या मिलती, 5.66। एक्चुअल में क्या मिली है, 4.44। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये जो है कंसेप्ट ये गलत है। तो याद रखना है, एवरेज स्पीड इज़ नॉट एन एवरेज ऑफ डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है ना। एवरेज स्पीड कैन बी डिटरमाइन ओनली बाय टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, अब ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न समझ लो कि हमें यहाँ पे V1 V2 V3 तीनों स्पीड दी हुई थी बट अलग अलग टाइम के लिए थी। हमने V1 स्पीड से बाइक चलाई तो वो 2.5 सेकेंड्स तक चलाई थी और V2 एंड V3 स्पीड से 1 सेकेंड के लिए। तो आप डायरेक्ट अगर एवरेज निकाल लोगे तो ये नाइंसाफ़ी होगी। आप सोचो ना आप खुद कि आप 100 सेकेंड्स तक अपनी बाइक 120 किलोमीटर पर आवर तक चलाते हो और बीच में 1 सेकेंड ऐसी आई कि जहाँ पे आपने स्पीड कम कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, तो क्या पूरे रास्ते की स्पीड आप एवरेज निकाल के हाफ कर दोगे 120 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो ये 75 हो गई। अभी ये तो पॉसिबल नहीं कि 100 सेकेंड तक आपने स्पीड मेंटेन की 120, 1 सेकेंड के लिए 30 हुई और कोई आपको बोले कि आपने 75 की स्पीड से बाइक चलाई, अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंट स्पीड की एवरेज निकाल के एवरेज स्पीड फाइंड करनी है तो जो भी स्पीड ली है आपने यहाँ पे समझो ये V1 V2 V3 सभी इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए होनी चाहिए। ठीक है ना। इससे अच्छा आप यही फॉर्मूला यूज़ कर लो, टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम, ऑलवेज यही यूज़ करना है। क्लियर। अगर अलग अलग स्पीड दी हुई है तो भी उसकी हेल्प से आप या तो डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो डिस्टेंस निकाल लो और टाइम की ज़रूरत पड़े तो टाइम निकाल लो। यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया हुआ था, तो हमने टाइम अलग फाइंड कर लिया और उसके बाद ये फॉर्मूला में रख दिया। क्लियर। तो आज हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आपको सेम मिलेगी अगर कंटिन्यूसली फॉरवर्ड मोशन है या तो कंटिन्यूसली बैकवर्ड मोशन है तो। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट आगे जाके वापस रिटर्न आता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो फिर दोनों का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का कंसेप्ट अच्छे से याद रख लो और पोजीशन टू टाइम ग्राफ
अच्छे से समझ लो कौन कौन सी मोशन के लिए कौन कौन से ग्राफ आएंगे, और फॉर्मूलाज अच्छे से याद रख लो, फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया है। तो ये सब अच्छे से लर्न कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।